हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 10th बोर्ड से रिलेटेड एक वीडियो, मतलब एक चैप्टर्स जो कि हम आज से शुरू कर दिए हैं और उसको इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो थे हमसे जो ऑफलाइन जुड़े हुए थे वो उनका डिमांड था कि सर आप कार्बन और इट्स कंपाउंड का भी वीडियो थोड़ा आप डाल दीजिए। तो उसी के चलते थोड़ा सा वीडियो को ये बनाना पड़ा। हालांकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन से थोड़ा सा एबव भी है ना। मतलब इस वीडियो में आपका 10th बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट रूप से कवर किया हुआ है। उससे बाहर कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो कंप्लीट रूप से कवर अप है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, इसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। कारण कि कुछ बच्चों का जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा बेसिक चाहिए, वो नेक्स्ट क्लास के लिए, आगे की क्लास के लिए, तो वो आपका बेसिक इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट कह सकते हैं कि बेसिक जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, 11-12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि मान लिया 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते हैं तो ये एक कंप्लीट वीडियो होगा पूरे कार्बन का। ये वीडियो जो अभी आपका शुरू हो चुका है, अब छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में हम इसको डील करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कार्बन का जनरली इंट्रोडक्शन देखेंगे और कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कि कौन कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म में कार्बन होता है। ठीक है, और उस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। और आई होप ये लगभग मिड दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोशिश करेंगे कि सारा जितने भी सारे टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो सारा टॉपिक्स को कवर अप कर दे, है ना। और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और मे बी आपका फुल जनवरी जो होगा वो पॉइंट मतलब पूरा चलेगा सैम्पल पेपर। ठीक है, तो सैम्पल पेपर जो भी होगा एक मतलब जस्ट एग्ज़ाम से पहले हम उसको डिस्कस करेंगे पूरा सैम्पल पेपर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो भी अंडर 10th या बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करवा लें। और यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कर लें और लगातार बने रहिएगा, क्योंकि हम आज से स्टार्ट किए हैं तो 10th से रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो होंगे आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। ठीक है, बाकी जो होगा वो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो अलग जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी बच्चे 10th के बाहर हैं, 10th से एबव है, मतलब कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं वीडियो, तो उनके लिए भी बनेगा, लेकिन फ़िलहाल पैरेलल में चलेगा दोनों। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहला ये जो है इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे पहले कि इसका सिंबल जो होता है वो सी होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। ठीक है, उसके बाद इसका जो है ये क्या है, सॉरी, हाँ, कार्बन का सिंबल जो होता है वो सी। एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका 6। और एटॉमिक मास जो होता है वो आपका एटॉमिक मास 12 होता है। उसके बाद आपका आइसोटॉप जो होता है वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एलिमेंट्री नेचर। एलिमेंट्री नेचर कहने का मतलब क्या है, आइसोटॉप्स के बारे में पहले हम डिस्कस कर लें। तो आइसोटॉप्स होता क्या है, आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, देखिएगा। सबसे पहली बात जो है वो आइसोटॉप्स के बारे में, तो देखो यहाँ पर जो है वो आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप। तो आइसोटॉप्स में देखना कि ये जो आइसोटॉप्स जो है वो क्या है, आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है, ये सेम हो जाएगा, और टॉप मतलब होता है ये ऊपर वाला। तो जस्ट इसको याद कैसे रखेंगे, सेम। तो टॉप मतलब क्या होता है, एबव, ऊपर। ठीक है, तो एबव हो जाएगा। तो टॉप मतलब जो टॉप पर होता है, तो टॉप पर ये क्या बता रहा है, सेम बता रहा है। इसका नाम क्या बता रहा है, टॉप पर सेम। तो जस्ट इसका डिफरेंट कर दें, मतलब टॉप पर जिसका डिफरेंट रहेगा और नीचे सेम रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो,
और एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइसोटॉप्स है, उसके बाद है आपका ये जो है आइसोटॉप्स के बाद एलिमेंट्री नेचर, मतलब जो कार्बन एलिमेंट है तो उसका नेचर कैसा होता है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड है, तो वो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इस प्रकार से होता है, ये 2s2 और यहाँ पर 1s2 2s2 2p2 होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि एटम्स के अंदर एनर्जी लेवल होता है और एनर्जी लेवल में बहुत सारे सब एनर्जी लेवल होते हैं और उसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया गया है, डील किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं तो स्टेट्स ऑफ कार्बन, ये क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, और बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, वो देखना है कि कार्बन के पूरा जन्म कुंडली जो है ना वो इसी में मिल जाएगा कि कार्बन आखिर उसका क्या है नेचर, किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दो स्टेट्स होता है। पहला होता है ग्राउंड स्टेट। स्टेट्स मतलब ग्राउंड स्टेट समझाएंगे हम इसको। ग्राउंड स्टेट में देखते हैं क्या, C6H, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से देखते हैं। उसके बाद इसका होता है एक्साइटेड, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम, और इसका जो होता है वो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, अब इसमें जो है इसको बोलते हैं कार्बीन। तो होता क्या है ना, सबसे पहला जो है ये ग्राउंड स्टेट की बात यदि करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो इसमें ये ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, पहले इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके फादर जो हैं वो फार्मर हैं या फिर जो भी है, तो जो उसके जो घर की स्थिति है, बैकग्राउंड है ना, उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो वही होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसी में क्या कर रहा है, रह रहा है, मतलब सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है, तो वो उसका ग्राउंड स्टेट है। तो वो उसका ग्राउंड स्टेट क्या है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तब तक नहीं होगा जब तक वो कुछ कर न ले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जैसे उसके मतलब बैकग्राउंड है वैसा उसी प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम करेगा। अब मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उस स्थिति में इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये देखिएगा कि इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, और यहाँ पर ये क्या है, 3 ऑर्बिटल है, तीनों एक जैसा है, मतलब इसका एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़े होंगे, क्वांटम में, क्वांटम नंबर जब पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होता है। तो उसमें हुंस रूल भी बताया गया होगा, पॉलिंग, और क्या हो जाएगा, अफबाउ प्रिंसिपल्स भी। तो उसमें बताया गया कि जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, और यदि वो ऑर्बिटल सेपरेट है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन उसमें फुलफिल कर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा हम लोग इलेक्ट्रॉन उससे बाद देते चले जाएंगे। तो पहले ये भर गया, उसके बाद ये भर गया। अब ये जो आया वो 3 ऑर्बिटल है। अब मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो वो बराबर एनर्जी वालों में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल भरा जाएगा, मतलब एक एक करके भरा जाएगा। बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले एक को पूरा भर दिए और दूसरे को भरेंगे, ऐसा नहीं। जब एनर्जी बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक जैसा उसको करना पड़ेगा। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, और इसमें बाइवैलेंट होता है। हम आपको बता दें कि कार्बन में जितना ये जो दो देख रहे हैं ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एटम्स के वैलेंस सेल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जितना होता है ना, उसमें कोवेलेंट बनाने की पॉसिबिलिटी उतना ही होती है। ठीक है, जैसे ये कहने का मतलब, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं, तो एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट देखिएगा, एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट 1 भी है, एस का कोफिशिएंट 2 भी है। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट कौन है, ये आपका 2 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही तो है आपका वैलेंस सेल। ठीक है, तो n बराबर वैलेंस सेल मतलब s का मैक्सिमम कोफिशिएंट। इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए और s का मैक्सिमम कोफिशिएंट देखिएगा, वही आपका वैलेंस सेल होगा। ठीक है, तो वैलेंस सेल में जितना क्या रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही बनाएगा
क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना रहा है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यही 2 कोवेलेंट बॉन्ड का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसमें जो वैलेंस सेल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो लोन पेयर के रूप में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो वैलेंस सेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लोन पेयर के रूप में आएगा। तो ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्या होता है आगे। तो नोट एक है, एक नोट में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ कार्बन एटम गोज टू नियरर टू अनदर एटम और एनी अनदर एटम कम टू द कार्बन, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब कार्बन एटम किसी दूसरे एटम के कांटेक्ट में जाता है, ठीक है, या कोई दूसरा एटम कार्बन के कांटेक्ट में आता है, राइट, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये जो स्टेट होता है ना, वो जनरली कब होता है, जब ये ग्राउंड स्टेट कब होता है, जब कार्बन अकेले हो जाता है, मतलब कार्बन अकेले रहता है, वो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहता, ना ही कोई दूसरा एटम उसके कांटेक्ट में आता है। तो लेकिन कहता है उसी में कि जब कार्बन किसी दूसरे एटम के कांटेक्ट में जाता है या कोई दूसरा एटम कार्बन के कांटेक्ट में आता है, तब क्या होता है यहाँ पर दिस एनर्जी विल बी क्या हो जाएगा, रिलीज्ड। तो ड्यू टू दिस, इसके कारण, कांटेक्ट में आने के कारण एनर्जी विल बी रिलीज एक्साइट टू इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि एनर्जी जो होता है वो रिलीज़ करता है, इंट्रैक्शन होती है। ये केमिस्ट्री में आप लोग अभी सीख लीजिए कि जब भी कोई केमिकल स्पीसीज आएगा, एक दूसरे से क्लोज आएगा, उसके बीच एक इंट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, और जब भी इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे को तो कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, ये कहीं भी, है ना। इसीलिए तो आप आगे चल करके पढ़िएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो वही कह रहा है कि जब कार्बन एटम किसी दूसरे एटम के कांटेक्ट में जाता है या कोई दूसरा एटम कार्बन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तब जाकर के दोनों एटम के बीच एक इंटरेक्शन डेवलप होता है, और उस इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या करता है, यहाँ पर एक्साइट कर देता है, एक्साइट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s। इससे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट कर देता है, मतलब इसको उत्सुक कर देता है, ठीक है, मतलब एनर्जी इसको क्या करता है, एक्साइटेड कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ चला जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो ये होती है फिनोमिनन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब जाता है तब जा कर के बन जाता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये यहाँ से निकल करके यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जब जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब बन गया क्या, एक्साइटेड स्टेट ये वाला, ठीक है। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस सेल में, 4। अब इसमें जो इस स्टेट में जो है वो कार्बन कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4। इसमें कितना बना रहा है, 2। इसमें कितना बनाएगा, 4, ठीक है। तो इसमें इसका नाम कार्बीन देते हैं और इसमें इसका नाम कार्बन देते हैं, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट ठीक वही है, हम अभी जो बता रहे थे कुछ देर पहले एग्जाम्पल, कि कोई स्टूडेंट मान लिया अभी तैयारी कर रहा है, अभी पढ़ रहा है, उसको जॉब वॉब नहीं लगा, तो वो क्या है, एक ग्राउंड स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे ही उसको एक जॉब लगता है ना, तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, मतलब मनी पावर आ जाता है, ठीक है। और वो एक अच्छे स्टेट में, मतलब जिस स्टेट में वो रह रहा है, मतलब जो उसकी घर की स्थिति थी पहले, उससे कहीं वो क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, अपना स्टेट हो जाता है ना, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक्साइटेड स्टेट होगा। ठीक उसी प्रकार से कार्बन ये एक्साइटेड स्टेट को शो करता है, ठीक है। तो हर आदमी का 2 स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट जिसमें मान लिया जाए वो गार्जियन का जो स्टेट है, वो घर का जो स्थिति है उसमें वो सर्वाइव करता है। लेकिन जब वो कुछ अचीव कर लेता है, जब वो कुछ बन जाता है, तो वो एक अलग स्टेट में चला जाता है, डेट इज कॉल्ड उसका एक्साइटेड स्टेट होता है, राइट। तो यहाँ पर कार्बन भी उसी प्रकार से बिहेव करता है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो क्या होता है नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्रावैलेंट। अब जो है ये जो है इस प्रकार से एलोट्रॉप्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। एलोट्रॉप्स होता क्या है, तो ये क्या कह रहा है कि एलोट्रॉप्स का मतलब होता है ये सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है
डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, तो सिंगल सब्सटेंस कैसे होगा, तो कहता है डिफरेंट मतलब डिफरेंट मटेरियल जो भी है, डिफरेंट मटेरियल जो भी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, यदि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है तो वो क्या हो जाएगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म होगा। ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब है कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग अलग टाइप का मटेरियल बना हो। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, घर में आटा रखा हुआ है, उस आटे से हम लोग क्या बनाते हैं, पकवान भी बनाते हैं, उसके बाद रोटी भी बनाते हैं, उसके बाद पराठा भी बनाते हैं, पूड़ी भी बनाते हैं। तो मटेरियल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बनाने वाला मटेरियल है वो क्या है, सिंगल है, आटा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपस में क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। क्लियर। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, मतलब सिंगल सब्सटेंस से डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड वो एलोट्रॉप्स। ठीक है, राइट, समझ में आया। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के थ्रू, तो एलोट्रॉप्स कितने टाइप के, वो एलोट्रॉप्स जो होंगे वो कितना टाइप के, दो टाइप का। एक पहला जो है वो क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन के बारे में देखेंगे, समझेंगे पहले। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट में रहता है। ठीक है, सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट का मतलब क्या, एक सिस्टम, एक रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो एक डिफिनिट ज्योमेट्री को क्या करता है, वो एक्वायर करता है, मतलब डिफिनिट ज्योमेट्री को वो क्या करता है, वो कॉन्टेन करता है, और उस ज्योमेट्री को बार बार रिपीट भी करता है। इतना चीज याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में रहता है और वो डिफरेंट ज्योमेट्री को एक्वायर करता है और उस ज्योमेट्री को बार बार रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और जिसमें पार्टिकल्स जो होता है वो जैसे तैसे रहता है, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट। ठीक है, और किसी भी प्रकार का वो डिफरेंट ज्योमेट्री को एक्वायर नहीं कर पाता है, मतलब एक जैसा ज्योमेट्री वो एक्वायर नहीं कर पाता और ज्योमेट्री को रिपीट नहीं कर पाता है, वो उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल इमेजिन कीजिएगा कि जैसे ये जो मकान बना है, मतलब कोई मकान बनता है तो बहुत सारे ब्रिक्स लगते हैं, तो ब्रिक्स को मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उस मकान को बनाने में ब्रिक्स को क्या किया गया है, एक सिस्टम से अरेंज किया गया है, नहीं, तो उस मकान का जो है वो एक डेफिनेट शेप आया, एक डेफिनेट ज्योमेट्री बना। ठीक है, लेकिन उसी पूरा जो ईंट है, जितना संख्या उसमें लगा है, वो सारे ईंट को हम एक जगह पे क्या कर देते, ढेर कर देते। ठीक है, तो वो क्या होता है, सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन और इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे होता है, वो देखिए, कहता है ये तीन टाइप का, देखिएगा, डायमंड, उसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद क्या है आपका फ्लोरेंस। ठीक है, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या देखेंगे, तो एमॉर्फस सॉलिड्स में हम लोग देख रहे हैं क्या, कोल, उसके बाद चारकोल, उसके बाद क्या है कार्बन ब्लैक, है ना, कार्बन ब्लैक जो देख रहे हैं आप लैंप में देखते हैं, कालिख वगैरह जिसको बोलते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि देखिए, इस क्रिस्टलाइन के बारे में जो हम समझा रहे थे, देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो आपका इस तरीके से है, जैसे ये देखिए, ये कार्बन जो है वो क्या है, चार कार्बन से अटैच्ड है, टेट्राहेड्रली बाइंडेड है ना। देखिएगा ये कार्बन जो है वो कुछ इस प्रकार से, ये ज्योमेट्री एक जैसा एक्वायर कर रहा है, ये भी देखिएगा ज्योमेट्री एक जैसा एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो ये बार बार ज्योमेट्री को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही टाइप का ज्योमेट्री ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज रहता है, डेट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। देखिएगा इसमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहेगा, है ना, 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर ये सब, तो ये क्या है, एक ही जैसा ज्योमेट्री को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और ये रेगुलर अरेंजमेंट में है, डेट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिएगा तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा, फिर ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा, फिर ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या रहता है, ये एक दूसरे से अटैच्ड होता है, मतलब एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज रहता है और वो ज्योमेट्री को रिपीट करता है, डेट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है एमॉर्फस में, इसीलिए इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलोट्रॉप्स है वो समझ में आया होगा, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन देख लिए हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन
क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के बारे में सिंगल डिस्कशन होगा, मतलब डायमंड के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, उसके बारे में पूरा का पूरा, उसका प्रॉपर्टीज़, फिर इसका प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद फ्लोरेंस का प्रॉपर्टीज़। तो वो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।